एक बात बताइए, आप लोग जब भी कोई खुलासा करने की बात करते हैं चुनाव से पहले, पर्दाफाश जिसे नाम दिया जाता है, सो कॉल्ड, इफ यू डोंट माइंड, तो हमेशा बड़े लोगों का क्यों? क्या मतलब आप कहते हैं कि सारी देश के जितने नेता भ्रष्टाचारी हैं, 20% ठीक है, ऐसा आपकी तरफ से कई बार कहा गया, अरविंद जी की तरफ से, आपकी तरफ से भी, कि सब लोग भ्रष्टाचारी नहीं है, कुछ ईमानदार भी। तो हम कभी उन ईमानदार लोगों का नाम क्यों नहीं लेते? कभी आपने इस बात का खुलासा नहीं किया भाई वो नेता है वो ईमानदार है? आप हमेशा कहते हैं वो बेईमान है। मैं आपसे बता रहा हूं, गडकरी जी की सारी फाइल भाजपा के लोगों ने दी। सलमान खुर्शीद की, रॉबर्ट वाड्रा की जितनी फाइलें थी कांग्रेस की, वो कांग्रेस के लीडर्स ने दी। अब क्या मैं उनकी नौकरी खत्म करा दूं? बेचारे ईमानदार लोग हैं, परेशान थे अपने। अच्छा, जो आपके साथ है वो ईमानदार है, जो आपके साथ नहीं, जो आदमी अगर कांग्रेस में रह रहा है, कांग्रेस का व्यक्ति है, और उसको लगा कि यार जिया जी ने बहुत लूट रखा है, वो फाइल दे गया, उसने कहा साहब ये आप एक्सपोज करिए, हम तो कर नहीं सकते। और हमने भाजपा वालों को दी थी, उन्होंने की नहीं, 2 साल से उनके पास पड़ी हुई थी, हमने कई चैनलों को दी, उन्होंने खबर नहीं चलाई, आप करिए, हमने कर दी। और मैं आके बताऊं कि कांग्रेस के फलाने जी केंद्रीय मंत्री जो है वो दे गए इस फाइल को? नहीं, हम ये नहीं कहते आपको किस सूत्र ने दी, लेकिन कुछ अच्छे लोगों का नाम तो आप ले सकते। लगातार कहते हैं, अभी समाजवादी पार्टी में दिवंगत हुए मोहन सिंह जी, हम सदा कहते रहे, जो समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है, वो मोहन सिंह जैसा आदमी फेरी से जाता था। मैं लगातार अपने इंटरव्यूज में कहता हूं कि देश के रक्षा मंत्री बहुत ईमानदार आदमी है, एक एंटोनी साहब बड़े विनम्र, बड़े ईमानदार आदमी है, रो पड़े थे जब उन पर आरोप लगा था, सदन के अंदर व्यथित हुए थे, लेकिन उनके नीचे चोरी हुई कि नहीं हुई? प्रधानमंत्री भी तथाकथित रूप से ईमानदार है, उनके नीचे चोरी हुई कि नहीं? इसीलिए मैं कह रहा हूं, ईमानदार बेईमान होने से काम नहीं चलेगा। हम अरविंद केजरीवाल को यह नहीं कह रहे कि ईमानदार है इसलिए वोट दो, हम ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा लिख के दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर जल लोकायुक्त बिल पास करेंगे, उससे 70-80% करप्शन रुकेगा। यही हर्षवर्धन पास करके दे दें, मैं उनके प्रचार में लग जाऊंगा। हर्षवर्धन लिख के दे दें कि मैं जिस दिन सत्ता में आऊंगा, ये जो 5 बातें अरविंद केजरीवाल कह रहा है मैं भी करूंगा, लाल बत्ती नहीं लूंगा, आधा वेतन ले लूंगा, दिल्ली में मेरा मकान है तो मकान नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, और जन लोकायुक्त बिल अन्ना हजारे का जो का त्यों पास करूंगा। मैं कहूंगा भाजपा को वोट देनी चाहिए, क्यों दे साहब? आपको लेकर कई सवाल है। वैसे जब भी आप बात करती है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जनता को संबोधित करती है, तो देश की बात करती है, लेकिन जब सवालों पर बारी आती है तो राज्य पर आ जाती है कि हम दिल्ली की बात करते हैं। रंगनाथ मिश्रा के आयोग की रिपोर्ट आई, आपने पढ़ी? जी। आप सहमत हैं? आपको लगता है आपको उससे लागू करेगी या नहीं करेगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, लोग हमसे पूछते हैं आपका पाकिस्तान पे स्टैंड क्या है, आपका रिजर्वेशन पे स्टैंड क्या है। कुछ बातों का हमने स्टैंड अपने मैनिफेस्टो में डाले भी हैं आम आदमी पार्टी ने। हम दिल्ली में अकेले चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? हम राजस्थान में क्यों नहीं लड़ रहे? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं लड़ रहे? देश के बारे में क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास लोग नहीं, हमारे पास काडर नहीं है। हम 100 साल पुरानी 1925 में भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। मतलब आप चाहते हैं कि आप दिल्ली में आएंगे, पैसा कमाएंगे, काडर बनाएंगे, तब चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अभी लगभग ऐसे 100 प्रत्याशी लोकसभा के बढ़िया प्रत्याशी हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों के अच्छे लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनको लगता है अच्छा आदमी चुनाव नहीं जीत सकता, अन्ना को भी लगता है अच्छा आदमी चुनाव नहीं जीत सकता, घटिया ही जीतेगा। हमें ये रणनीति बदलनी है, हमें ये बताना अच्छा आदमी जीत सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं दिल्ली का सपना केवल छोटा सपना नहीं है। अगर दिल्ली में ये पार्टी हार गई ना, तो इस देश में अगले 30 साल में कोई सपना नहीं देखेगा। देखिए ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जब जब हमने कानून मांगा, दोनों पार्टी के लोगों ने कहा कानून बनाना जीत के आ जाओ, कानून बनाना जीत के आ जाओ। देश का नागरिक जब भी कुछ मांगेगा इन दोनों पार्टियों से, चाहे कानून मांगे चाहे सुरक्षा, ये कहेंगे जीत के आ जा, खुद बना ले। लेकिन कुमार जी, वो रंगनाथ मिश्रा का सवाल अभी भी वहीं रहेगा। मैं फिर भी कह रहा हूं, हमने कोई संज्ञान नहीं लिया है, हमने कोई अपनी बताई नहीं है। हमने बताया रिजर्वेशन पे, हमने कहा एक सामान्य बात कही कि हम पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ हैं। एक बार जिसे आरक्षण मिल जाए उसे दोबारा नहीं मिलना चाहिए उस परिवार में, हम इस बात पर सहमत हैं। पाकिस्तान की नीति भी हमने कहा, लेकिन उसमें 19% मुसलमानों को आरक्षण देने की बात की गई है। आप हाँ या ना में तो कह सकते हैं कि अगर आप ये लागू करेगी या आप लागू नहीं करेगी। किसी भी लोकतंत्र में आरक्षण गलत है, आप ये कहते हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूं, मेरी पार्टी भी मानती है, उसका बाकायदा लिखित स्टेटमेंट है कि किसी भी स्थिति में आरक्षण एक अच्छी पोजीशन नहीं है। लेकिन यह भी तय है कि समाज के कुछ वर्ग पीछे हैं, उनको धीमे धीमे आगे लाना पड़ेगा। इसलिए धीमे धीमे सबसे पहले तो ग्रेजुअली इस आरक्षण को खत्म किया जाए, और दूसरा इसे जाति धर्म के आधार से हटाकर इसे इसकी आर्थिक स्थिति पर लाया जाए। हिंदू मुसलमान का चक्कर ना हो, अगर गरीब है चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको आरक्षण मिलेगा। अगर गरीब नहीं है, वो आईएएस बन गया है, तो उसका बेटा डीपीएस में पढ़ता है और वहां से आके आईएएस का रिजर्वेशन लेगा, तो वो नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, बार बार आप ये कहती रही थी हम ईमानदार आदमी के आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर कोई ईमानदार प्रत्याशी है, नहीं ये कभी नहीं कहा हमने कि अगर कोई ईमानदार है, भ्रष्टाचारी नहीं है, तो नहीं, हम तो पार्टी के खिलाफ, हम तो देखिए, हम विजय गोयल से हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमारी हर्षवर्धन से कोई लड़ाई नहीं, हमारी शीला दीक्षित से कोई लड़ाई नहीं। हमारी लड़ाई उस व्यवस्था से है जिससे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पैदा हुई है और जिसमें रह रही है। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जब पैदा हुई तो लोगों की बड़ी उम्मीद थी, उसका नाम था पार्टी विद द डिफरेंस। आज क्या है? पार्टी विद द डिफरेंसेस। इतने सारे डिफरेंसेस हैं। वो जिस समय विजय गोयल जी का नाम चल रहा है कि होगा, 3 धड़े संपर्क कर रहे हैं कि हम हराएंगे इस गोयल को। अब विजय गोयल जी का नाम हट गया तो उनके धड़े संपर्क कर रहे हैं कि हम हराएंगे। ये क्या है? क्योंकि आपका सपना ही नहीं है कुछ भी। 30% बिजली के बिल घटाएंगे, इस पर 10 महीने से लगे हुए हैं। पहला इंटरव्यू हर्षवर्धन जी ने दिया है, आप लोगों के चैनल पर सब जगह दिया है, और उसमें यह कहा है नहीं, ये बिल घटाने से कुछ नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या? एजेंडा ही बदल गया।
10 महीने तक आप एक एजेंडा लेके आए, तो अभी तो आप जीते नहीं है तो एजेंडा बदल दिया। भगवान ना करे आप जीत गए तो आप तो सब बदल देंगे। नहीं, उन्होंने भी एजेंडा नहीं बदला। उन्होंने कहा बिजली का बिल सिर्फ घटाने से स्थिति नहीं सुधरेगी, एक ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है ताकि सुधरेगी। लेकिन चीजें तो साफ होंगी ना। बार बार ट्रांसपेरेंसी की बात, पारदर्शिता की जो बात की जाए, पारदर्शिता जल लोकायुक्त बिल से आएगी, पारदर्शिता एक्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी से आएगी, पारदर्शिता ग्राम स्वराज से आएगी, पारदर्शिता तो हर्षवर्धन जी राइट टू रिकॉल से आएगी। जिस दिन ये चिंता लगी रहेगी कि चीफ मिनिस्टर तो हूं पर कृष्णानगर वाले वापस बुला लेंगे, आप कहो हमने कहा है कि हम ये लागू करेंगे दिल्ली में सारे, राइट टू रिकॉल भी लागू करेंगे, राइट टू रिजेक्ट भी लागू करेंगे, काउंटिंग के लिए चुनाव आयोग को लिख के देंगे कि इस बार काउंटिंग करें। कुमार जी, एक और अफवाह मान लें या सच्चाई है वो तो आप ही बता पाएंगे। एक ये चल रहा है कि अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में प्रचार करेंगे कि कोई भी पार्टी है, क्योंकि ये अन्ना ने कहा है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, XYZ पार्टी हो, वो उनके खिलाफ प्रचार करेंगे कि आप वोट ना दें। नहीं, ऐसी बातें चल रही हैं। अब ये कितनी सच है, कितनी हकीकत है, आप बताएं। देखिए, अन्ना एक बहुत समादृत व्यक्ति हैं, इस आंदोलन के जनक हैं, उनकी ऊर्जा से आंदोलन पैदा हुआ है। अन्ना ने कहा था पार्टी बनानी है, सबने देखा था टेलीविजन पर, देश तैयार हो गया। 2 महीने बाद अन्ना को लगा कि आप लोग कीचड़ में सज जाओगे, गंदे हो जाओगे, छवि खराब हो जाएगी, और हुआ। मुझ जैसे आदमी ने कभी गाली नहीं खाई थी, मैं तो मोहब्बत का शायर था। आप भी प्रोग्राम करते थे वैलेंटाइन डे पे मेरे साथ, लेकिन पिछले 2 साल में 1 साल में मैंने बहुत गालियां खाई। भाजपा से खूब गालियां आती हैं, धमकियां खूब आती हैं। अभी IB की रिपोर्ट आई है कि जो आपने सबने देखा है कि हमारे 3 नेताओं में, जिनमें मैं भी सम्मिलित हूं, उनकी जान को खतरा है। अभी आप मेरे घर में आए, आपने कोई देखी कोई स्थिति थी, आपको तो पहचानते थे, बाकी को तो पहचानते नहीं थे, आइए बैठिए, इंटरव्यू लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि अन्ना क्या करेंगे वो अन्ना पर निर्भर है, लेकिन अन्ना को हम चाहते हैं कि अन्ना दिल्ली आए और अन्ना गली गली सभा करके ये कहें कि चोरों को, भ्रष्टाचारियों को वोट मत दीजिए। नहीं, अगर अन्ना तमाम पार्टियों के खिलाफ करते हैं कि किसी को भी वोट मत दो, उसमें अब आप भी आती है, तो आपकी किसको देंगे? वोट ही मत। अन्ना तो कहते हैं कि आपको वोट ही नहीं देंगे तभी ये स्थितियां बदलेंगी, इस तरह की बातें हो रही हैं। नहीं, मैंने आज तक अन्ना का ऐसा स्टेटमेंट नहीं सुना। अन्ना खुद वोट डालते हैं, अन्ना वोट के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मैं तो चाहता हूं कि अन्ना हजारे जी आए, मैं उनसे बात भी कर रहा हूं, मैं बात करूंगा अभी, मैं जाऊंगा अभी और उनसे कहूंगा कि आप बिल्कुल ना मांगे वोट। हालांकि अन्ना का जो लास्ट इंटरव्यू आया है उसमें भी यही आया है कि मैं अरविंद के लिए तो समर्थन करता हूं, अरविंद बहुत अच्छे हैं, पार्टी का मुझे पता नहीं है, और अरविंद भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं मैं जिस पे जा रहा हूं। 5 दिन पुराना इंटरव्यू है। बिल्कुल। अब अन्ना जी की बात पे आते हैं। आपने कहा कि कहीं ना कहीं अन्ना जी भी वैसे, अब आपकी पार्टी के ऊपर उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के बारे में नहीं जानता कैसे लोग हैं। आपकी पार्टी में भी 2 लोग तो आप बदल चुके हैं, आरोप लगे थे कुछ, आपने 2 लोगों को बदला। अभी भी कम से कम 10% लोग ऐसे हैं जो बहुत अमीर हैं, बार बार कहती रही कि आम आदमी पार्टी, हम आम आदमी की पार्टी हैं। अचानक से पैसे वालों की उसमें एंट्री आती है। क्या आप भी चुनाव जीतने के लिए चाहते हैं कि ऐसे लोग जुड़े, क्योंकि चुनाव में जरूरत पड़ेगी? नहीं, 2 अलग अलग सवाल है। पहला सवाल तो यह कि 2 लोगों की टिकट क्यों बदले? नहीं, वो तो भ्रष्टाचारी थे, आपने कहा कि हमने इसलिए हटा दिए। नहीं, भ्रष्टाचारी नहीं, हमने एफिडेविट भरवाया था, उन्होंने एफिडेविट में जानकारी नहीं दी थी, और हमने वो बात लोगों में छोड़ रखी थी कि 1 महीना दे रहे हैं, किसी के खिलाफ आरोप हो तो बता दें। लोगों ने आरोप लाके दिए, लेकिन 1 महीने के बाद लाके दिए। जब उनका टिकट फाइनल हो गया, हमने उनके बुलाकर पूछा, वो संतोषजनक उत्तर ना दे पाए, हमने टिकट काट दिए। इससे बढ़िया क्या हो सकता था? ये तो सर्वश्रेष्ठ काम है जो देश की कोई पार्टी नहीं करती, कि अगर आपको लिख के, हम आज भी कह रहे हैं 70 के 70 टिकट में चुनाव से पहले दिन भी अगर किसी के खिलाफ आप हीनियस अपराध का मुकदमा ला देंगे। लेकिन चुनाव के बाद सर? नहीं, चुनाव से पहले ही काट, चुनाव के बाद तो हम पार्टी तो निकाल ही देंगे। कुछ राज ऐसे होते हैं जो बाद में खुलते हैं। नहीं, पहले ही खुलते हैं। हर राज, कुछ राज पर्दे में रह जाते तो बाद में निकल जाएंगे। अब आप लेकिन वो तो चुनाव तो जीत ही जाएंगे। तो हम तो आज भी कह रहे हैं, जनता को छोड़ा है, बताएगा कौन? जनता ही तो बताएगी। जनता में छोड़ा है, नेट पे छोड़ा है, मीडिया में छोड़ा है, आपके माध्यम से कह रहे हैं, ढूंढ के ला दो किसी के खिलाफ कुछ, जिसके खिलाफ ढूंढ के ला दोगे उसको निकाल देंगे बाहर। अब 10% उन अमीर प्रत्याशियों की अगर हम बात करें, मैं बहुत अमीर हूं और आप भी बहुत अमीर हैं, आप बड़ी महंगी घड़ी पहने हुए हैं, पर मैं ये कैसे मानूं कि आप डकैत हैं? मैं ये कैसे मानूं कि मैंने इसकी स्प्रे की घड़ी पहन रखी है तो मैं डकैत हूं? मैं लाखों रुपए का इनकम टैक्स देता हूं। अरविंद केजरीवाल ने 3 लाख रुपए का प्लॉट जो है सरकारी एजेंसी से आवेदन करके 1991 में लिया जब वो नौकरी में आए। उसमें कुछ पैसे दिए 50-60 हजार, बाकी किस्त में कटे। नोएडा गुड़गांव जिस तेजी के साथ बढ़ा है, वो प्लॉट अब उसकी कीमत बढ़ गया 80-90 लाख रुपए हो गई सेक्टर रेट के हिसाब से। तो अरविंद केजरीवाल करोड़पति हो गए। एक चैनल ने चलाया करोड़पति केजरीवाल। किनको बता रहे हैं? लहर की प्यास पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता। मैं भी कविता सुनाता हूं लाखों रुपए लेके, रात को 2 लाख रुपए लेके कविता सुनाता हूं, लेके आता हूं, टैक्स देता हूं, टैक्स बढ़ता हूं। टैक्स की रेड मार चुकी है आपकी सरकार। इस केंद्र की सरकार। 28 तारीख को अनशन समाप्त हुआ, 30 तारीख को मेरे घर इनकम टैक्स आ गई, उसे कुछ मिल गया। मैं फिर कह रहा हूं रोज भेज दो। लेकिन जब हम पूछते हैं कि जीजा जी आप बताओ 1 लाख रुपए थे 350 करोड़ कैसे हो गए, बोले आप बदतमीज हैं। जब हम कहते हैं गडकरी जी आप बताओ कि ये जमीन कैसे खा गए आप 165 करोड़ रुपए की, तो कहते हैं आप बदतमीज हैं। बार बार आपके मंचों पर बहुत सारे नेता बीजेपी कांग्रेस के भी रहे होंगे जब आपने कविताएं की हैं, तो वो कल जिनके हाथ में आप फूल देकर आए थे, आज उनके हाथ के पत्थर क्यों तलाश में? कुछ तो वजह नहीं होंगी। निश्चित रूप से, क्योंकि उनको लगता है ना पद्मश्री मांग रहा है, न सम्मान मांग रहा है, न लाल बत्ती मांग रहा है।
मैं तो आपके चैनल पर साफ कह रहा हूं, दोनों पार्टियों का, खासकर एक जो महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी पार्टी है उसके तो सारे वरिष्ठ नेता संपर्क में रहते हैं मेरे। राज्यसभा ले लो, राष्ट्रीय प्रवक्ता बन जाओ, लाल बत्ती ले लो। इस देश में लगभग 2 दर्जन कवि और साहित्यकार ऐसे हैं जो लाल बत्ती में घूम रहे हैं। दिल्ली प्रदेश में एक बड़े कवि हास्य के लाल बत्ती में घूम रहे हैं, एक हरियाणा की अकादमी के उपाध्यक्ष लाल बत्ती में घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन लाल बत्ती में घूम रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, या तो मैं इन लाल बत्तियों को लेकर, इन पद्मश्रियों को लेकर लोगों की दलाली करके कुछ करोड़ कमा के अपना बौद्धिक बधियाकरण करा लूं, या मैं चोर को चोर बनना। तो मैं तो कबीर हूं, घर फूंक चुका हूं, नौकरी छोड़ चुका हूं, कवि सम्मेलनों की चिंता नहीं है, पत्नी नौकरी करती है कॉलेज में, वो जिंदगी में कमा देगी, पतिव्रता महिला है, एक नाकारा पति को निभा लेगी। अब जिसको करना हो वो करे। मतलब आप कहते हैं कि आप किसी भी मामले में साबित अच्छे हुए ना हुए, लेकिन देश के लिए आप एक अच्छा इंसान साबित होना चाहते हैं, एक अच्छे देश का निर्माण करना। देखिए विकी, क्या है, आपका महत्व तो इससे पता नहीं चलेगा कि आप अभी कैसे हैं। आपका महत्व ऐसा पता चलेगा जब आप ना हो तो कैसे हैं। भगवान ना करे मैं आज इसी क्षण ना रहूं पृथ्वी पर, तो मैं ये जानना चाहता हूं मेरे बारे में देश क्या बात कर रहा होगा, मेरे बारे में मेरा परिवार, मेरे जानकार, मेरे श्रोता, मेरे समर्थक, मेरे विरोधी क्या बात कर रहे होंगे। और मैं दावा करता हूं मेरे विरोधी भी ये कह रहे होंगे, यार आदमी तो ठीक था यार, सच बोलता था यार, कोई लालच नहीं था, लड़ रहा था, लाठी खाई थी दामनी के लिए। सवाल यही है कुमार जी, जब तक आप ये कहते रहे कि मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, मैं बहुत ईमानदारी से, मेरे ख्याल से ऐसा कोई मंच नहीं होगा, ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी जिसने आपको बुरा कहा होगा। हमेशा यही कहते रहे कुमार विश्वास जी आप ठीक कह रहे हैं। डिबेट्स में भी कई बार हमारे चैनल्स पर भी आपका फोन चला है तो दूसरी तरफ से यही रिप्लाई है, कुमार विश्वास जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप जिनकी बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं कह। वो एक अलग कहते हैं कि मतभेद हो सकते हैं, अलग अलग हर किसी के वैचारिक, लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि आप भी राजनीति में आ रहे हैं, अब आप भी उसी तरह की राजनीति करना चाहते हैं, तो सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। राजनीति तो लाल बहादुर शास्त्री ने भी की, राजनीति तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने भी की, राजनीति मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी की। तो अगर राजनीति आप किसी कांग्रेस का नाम नहीं लेते हैं, उन्होंने किसी ने नहीं किया। ये कौन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, कौन है लाल बहादुर शास्त्री, कौन है? नाम ले दीजिए। देखिए इस देश में अजीब स्थिति है। 1925 में आरएसएस का निर्माण हुआ। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को पीछे बैनर पे लगाने के लिए शास्त्री जी और पटेल जी मिलते हैं, और भगत सिंह तो नास्तिक थे, वो तो साम्यवादी पार्टी के थे, कम्युनिस्ट थे भयंकर। उनका तो नाम ही प्रजा सोशलिस्ट साम्यवादी पार्टी था उनका नाम। किसका मतलब क्या है, आपने 85 साल में अपना कोई मानक ही नहीं बनाया, क्योंकि आपके सर्वश्रेष्ठ मानक दीनदयाल उपाध्याय जी वो मुगलसराय स्टेशन पर सुबह मृत मिले, आपने जांच ही नहीं कराई। आज तक आप पता नहीं कर पाए कि हत्या किसने करी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा तपस्वी श्रीनगर में काम आ गया, आपने जांच ही नहीं कराई। आरएसएस कहां से चला था, कहां आ गया। मैं बड़े भारी मन से बात कर रहा हूं। मैं जिस छोटे कस्बे में पैदा हुआ, वहां हमारे संघ के कार्यकर्ता भोजन करने के लिए आते थे, प्रचारक जी। मेरी मां कहती थी भाई साहब आए खाना खिलवाओ, और बड़ी श्रद्धा से हम एक तपस्वी को जैसे भोजन कराते थे हम ऐसे कराते थे। वो हमसे पूछते थे किस क्लास कक्षा में है, हम कहते थे 7वीं में है भाई साहब, 16 का पहाड़ा सुनाइए। मैं आज ऐसे बहुत सारे संघ के प्रचारकों को मिलता हूं जिनके हाथ में राडो की घड़ी है। नागपुर तो पैसा देता नहीं, फिर आई कहां से ये। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा अभी आपने कुछ की तेजस्विता को खत्म। अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे कहा था कि आप एक घड़ी पहने हैं, लेकिन मैं आपको डकैत नहीं कह सकता। तो जो राडो की घड़ी वो संघ के प्रचारक पहने हैं, हम उन्हें डकैत तो नहीं कह सकते। हो सकता है उनका भी अपना काम कहां से लाए हो सकता है उनका। आपको पता नहीं है, संघ में जो प्रचारक होता है वो तो घर जाता ही नहीं है, वो तो लेकिन उसके परिवार के किसी ने उसको तोहफे में दिया। किसी से किसी प्रकार का उपहार लेना अपराध में सम्मिलित है। वहां परंपरा है कि दोपहर को जब आप भोजन किसी गृहस्थ के घर खाने जाएंगे तो बना हुआ खाना खाएंगे, बनवाएंगे नहीं। इसीलिए भाई साहब आते थे तो कहते थे बहन जी कुछ बनाना मत, जो रखा हो वो ला दीजिए। तो जो रोटियां बची होती थी, जो सब्जी बची होती, मेरी मां कहती थी भाई साहब आए खिला दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि मानक संस्थानों का क्षरण किया राजनीति ने। मेरी बड़ी सहानुभूति है। कुमार जी, जनता क्यों वोट करे? अगर मैं सिंगल लाइन में पूछे कि आपको क्यों वोट करे? क्योंकि जनता को कानून चाहिए, क्योंकि जनता को क्या, बिल्कुल जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए। आप कानून बना के समझते हैं आपको कि जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले? सिर्फ कानून बना? बिल्कुल। कैसे मैं आपको बताता हूं। रेलवे में हम जाते थे, पहले रेलवे में रिजर्वेशन बिना पैसे के होता नहीं था। आज आप मोबाइल पे बैठ के एक सीट ब्लॉक कर दीजिए किसी राजधानी की, कहीं की। राहुल गांधी की औकात नहीं है कि आपसे वो सीट ले ले। तकनीक आई, कानून बना कि ये होगा। ऐसे ही आरटीआई आज जितना खुलासा चल रहा है, चाहे इस पार्टी का हो चाहे इस पार्टी का, कहां से चल रहा है? अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, 2 लोगों ने अलग उठाई, आरटीआई बन गया। और उस समय पता नहीं था इन पार्टियों को आरटीआई नुकसान कर देगा, क्योंकि जागृति नहीं हुई थी, वरना कर देते। तो ऐसे ही जब लोकपाल आ जाएगा, जब राइट टू रिकॉल आ जाएगा, जिस विधायक जी को यह पता होगी कि बेटा अगर 3 महीने बाहर रहे कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी वापस बुला। तो क्या आपका मकसद सिर्फ लोकपाल लाना है? नहीं, गुड गवर्नेंस, वो 5 चीजों से आएगा। वो ग्राम स्वराज से अगर ये 5 चीजें लागू करते हैं उसके बाद आपका मकसद खत्म है? बिल्कुल नहीं। उसके बाद अगर कोई और समस्या होगी तो उसके लिए लड़ा जाएगा। लेकिन प्रारंभिक रूप से इस देश को यही 5 चीज चाहिए। इस देश में टेररिज्म एक बहुत बड़ी समस्या है। इस देश में जो वो हो रहा है, घुसपैठ हो रही है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इस देश में दूसरे देश के नागरिक बहुत बड़ी समस्या है। इस देश में राष्ट्रवाद के नाम पे जो फर्जीवाड़ा। आपने दूसरे देश के नागरिक, दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आए हैं, बाहर विस्थापित हैं और दिल्ली में रहते हैं, गुजर बसर करते हैं, छोटे स्तर पर काम करते हैं, उन्हें लेकर आपकी क्या राय है? दूसरे राज्यों के जो लोग हैं उनका तो स्वागत है, आराम से रहें, आराम से काम करें। कुछ बांग्लादेश से भी आए,
वो तो बिल्कुल नहीं आने चाहिए, कैसे घुस गए वो? जो रह रहे हैं वो भी निकाले जाने चाहिए, देश को भेजो। अगर आपके देश में इतनी सामर्थ्य है तो भारत में कैसे आदमी रह रहा है दूसरे देश का? नागरिकता कहां है उसकी? लेकिन पूरी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक ही वो लोग हैं, जितने बांग्लादेशियों वोट बैंक बनाए जाते हैं। पूरे असम का नाश कर दिया आपने इसी तरह से, पूरे नॉर्थ ईस्ट की रेड मार दी इसी बांग्लादेशी इन्वेजन में। लेकिन ये हुआ क्यों? मैं गया था अभी सीमा पर गया था, एक कवि सम्मेलन करने एनआईटी में सिलचर में गया, तो वहां बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी मुझे कुछ मिल गए, प्रशंसक निकले, प्रशंसा करने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी तो बड़ी खतरनाक ड्यूटी है, दोनों तरफ से गोलियां। उन्होंने कहा नहीं साहब हमारी ड्यूटी अब खतरनाक खत्म हो गई, आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूं। मैंने कहा मतलब? बोले साहब वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, हम लोग लड़ते थे कि कोई घुस ना आए, हमारे लोगों को समझौता करा दिया। बोले हमारे लोगों को मारा, उनको टांग के जानवर की तरह ले गए, सरकार कुछ बोली नहीं, हम लोग रोए पीटे, उनके घर के परिवार के लोग कुछ लाख रुपए दे दिए। तब से हमने सोच लिया जो अंदर आता हो आए, कुछ दे के जाता हो तो जाए। तो बाकायदा इस देश के बॉर्डर्स पर जो असुरक्षित बॉर्डर है वहां पैसे बटे हुए हैं, उधर वाले कितने लेंगे, इधर वाले कितने लेंगे। तो जिस देश की सेना का मनोबल इन सरकारों ने खत्म कर दिया, इसमें कोई मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, ये सारी सरकार है। कारगिल में शहीद लोग हुए और उसके 6 महीने बाद तुम्हें ऐसा कौन सा पीले चावल देने का शौक चढ़ा था कि कारगिल के हत्यारे को, जिसकी वर्दी पे इस देश के बेटों के खून के धब्बे थे, उसे आपने महामहिम राष्ट्रपति जी, मिस्टर प्रेसिडेंट के आपने उसे बुला लिया गांधी की समाधि पे फूल चढ़ाने। क्या परेशानी हो गई थी? अमेरिका के दबे बस रहे थे हम, रोटी दे रहा है अमेरिका हमारी, प्रतिबंध में जी लिए कि नहीं जी लिए? कहां गया राष्ट्रवाद? पतत्वेषु कायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग कहां गया? लेकिन आप अमेरिका से, अगर आप कहते हैं आप अगर कभी सत्ता में आती है तो आप अमेरिका से रिश्ते खत्म करते? बिल्कुल नहीं करेंगे। पोरस ने क्या कहा था सिकंदर से? जैसा किसी राजा से बात करते हैं ऐसा राजा से बात करो। मुझसे लोग कहते हैं पाकिस्तान से क्या रिलेशन रखना चाहते हैं? पाकिस्तान से हम बराबरी का रिलेशन रखना चाहते हैं। आप मीठी बात करें, हम दूनी मीठी बात करेंगे। आप एक सिर काट के भेजेंगे, हम 2 सिर आपके काट के भेजेंगे। आप उसी स्तर पर बात करें, सचिव स्तर की बात हो, सैनिक स्तर की बात हो, और प्रधानमंत्री स्तर की। या होता क्या है, नीचे की बातचीत अलग चलती है, ऊपर की बातचीत अलग चलती है। इधर लाशें आती रहती हैं, इधर बातचीत आती रहती है। ये क्या चक्कर है? लाशें आए तो बोलो सेना से कि लाशें भेजे, और अगर विदेश सचिव आए तो बोलो कि विदेश सचिव भेजे। अगर आपके आदमी पे एक थप्पड़ उठाएं, एक हाथ उठाएं, तो यहां 2 हाथ उठाओ आप। लेकिन कुमार जी, अब जो स्थिति है, ये मुद्दे हैं और मुद्दों पर बहुत सारी कहते हैं कि जो बातें होती हैं बहुत सारी की जाती हैं, धरातल पर कितनी उतरती है। मुझे उम्मीद है कि आपके दर्शक इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि मेरे अंदर वो जनता पे छोड़ते हैं, क्योंकि जनता किस पर विश्वास करती है जनता ही जानती है, और कब विश्वास करेगी वो उसी दिन निकल कर आएगा जिस दिन मत निकलेंगे।